एक लड़की की जिंदगी कितनी बदल सकती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पिता के पास पर्याप्त दहेज नहीं था। और क्या शक, उम्र का अंतर और सामाजिक दबाव एक परिवार को अंदर से पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है। यह उस समाज का आईना है जहां दहेज, असमान विवाह और पुरुषों का संदेह एक निर्दोष इंसान की पूरी जिंदगी को दुख में बदल देता है। आज की इस कहानी में हम निर्मला के जीवन, उसके टूटते परिवार और उन परिस्थितियों को गहराई से समझेंगे जिन्होंने धीरे धीरे एक खुशहाल भविष्य को त्रासदी में बदल दिया। निर्मला की शुरुआत। निर्मला एक युवा, सुंदर, सरल और संस्कारी लड़की है। वह एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आती है। उसके परिवार में उसकी शादी को लेकर उम्मीदें हैं। उसके माता पिता चाहते हैं कि उसकी शादी एक अच्छे और योग्य युवक से हो और वो अपने नए घर में सुखी जीवन बिताए। निर्मला की शादी की तैयारी शुरू होती है। उसके लिए एक उपयुक्त वर भी मिल जाता है। परिवार में खुशी का वातावरण है। निर्मला के जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। लेकिन तभी एक ऐसी घटना होती है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देती है। दहेज। शादी के लिए वर पक्ष की अपेक्षाएं परिवार की आर्थिक क्षमता से ज्यादा है। निर्मला के पिता इस बोझ को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर हो जाती है। शादी टूट जाती है। एक ऐसी लड़की जिसका जीवन अभी शुरू भी नहीं हुआ था, अचानक समाज की उन परिस्थितियों का शिकार बन जाती है जिनमें लड़की की योग्यता और व्यक्तित्व से ज्यादा उसके साथ आने वाला दहेज महत्वपूर्ण माना जाता है। परिवार के सामने अब एक बड़ी समस्या है। निर्मला की शादी कैसे होगी? समाज क्या कहेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, निर्मला का भविष्य क्या होगा? एक असमान विवाह। आखिरकार परिस्थितियां निर्मला को एक ऐसे विवाह की ओर ले जाती हैं जो उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाता है। निर्मला का विवाह मुंशी तोताराम से होता है। तोताराम एक उम्रदराज व्यक्ति हैं। वह विधुर हैं और उनके पहले से बच्चे हैं। यह विवाह निर्मला की इच्छा और उसके सपनों के अनुसार नहीं है। एक तरफ एक युवा लड़की है जिसके मन में जीवन को लेकर स्वाभाविक सपने हैं। दूसरी तरफ एक उम्रदराज पति है जिसकी जिंदगी पहले से जिम्मेदारियों और अनुभवों से भरी हुई है। लेकिन निर्मला अपने भाग्य को स्वीकार करती है। वह अपने नए घर में आती है। वह कोशिश करती है कि वह एक अच्छी पत्नी बने। वह अपने पति के बच्चों के प्रति भी स्नेह रखती है। यहीं से कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। निर्मला और मानसाराम। तोताराम के बच्चों में सबसे बड़ा बेटा मानसाराम है। मानसाराम एक युवा लड़का है। निर्मला उसके साथ माँ जैसा व्यवहार करने की कोशिश करती है। उसके मन में उसके लिए कोई गलत भावना नहीं है। वो उसे अपना बच्चा समझती है। वो उसके प्रति स्नेह दिखाती है। लेकिन समस्या निर्मला के व्यवहार में नहीं है। समस्या उस नज़र में है जिससे उसका पति इस रिश्ते को देखने लगता है। तोताराम को धीरे धीरे शक होने लगता है। उन्हें लगता है कि निर्मला और मानसाराम के बीच ज़रूरत से ज़्यादा निकटता है। असल में ऐसा कुछ नहीं है। निर्मला निर्दोष है, मानसाराम भी निर्दोष है। लेकिन शक को सबूत की जरूरत नहीं होती। एक बार मन में संदेह पैदा हो जाए तो इंसान सामान्य घटनाओं को भी अलग अर्थ देने लगता है। यही तोताराम के साथ होता है। शक का जन्म। तोताराम की सबसे बड़ी समस्या उम्र का अंतर है। उन्हें पता है कि निर्मला बहुत युवा है। वो खुद को निर्मला की उम्र के मुकाबले बहुत बड़ा महसूस करते हैं। और जब वो निर्मला को अपने युवा बेटे के साथ सामान्य रूप से बातचीत करते देखते हैं तो उनके मन में असुरक्षा पैदा होती है। यह असुरक्षा धीरे धीरे ईर्ष्या में बदलने लगती है और ईर्ष्या शक को जन्म देती है। निर्मला समझ नहीं पाती कि उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। वो अपने पति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शक करने वाला व्यक्ति अक्सर तर्क सुनने के बजाय अपने डर को सच मानने लगता है। तोताराम के मन में यह विचार गहराता जाता है कि शायद निर्मला का झुकाव मानसाराम की ओर है। यह विचार गलत है, लेकिन इसी गलत विचार से एक पूरे परिवार का विनाश शुरू होता है। मानसाराम को दूर भेजना। तोताराम अपने बेटे मानसाराम को निर्मला से दूर करना चाहते हैं। वे उसे घर से दूर भेजने का फैसला करते हैं। मानसाराम के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। वह समझ नहीं पाता कि अचानक उसके पिता उससे दूरी क्यों बना रहे हैं। निर्मला भी दुखी होती है। वह चाहती है कि परिवार में शांति बनी रहे, लेकिन परिस्थितियां उसके हाथ में नहीं हैं। मानसाराम को दूर भेज दिया जाता है। यह दूरी केवल घर की दूरी नहीं है, यह उस परिवार के टूटने की शुरुआत है। बीमारी और त्रासदी। घर से दूर जाने के बाद मानसाराम की स्थिति खराब होने लगती है। उसके मन में पिता के व्यवहार का दुख है। वह मानसिक रूप से टूट रहा है। धीरे धीरे उसकी बीमारी गंभीर हो जाती है। निर्मला को जब उसकी हालत का पता चलता है तो उसके भीतर अपराधबोध और दुख भर जाता है। वह उसे अपना बेटा मानती थी। वह चाहती थी कि वह ठीक हो जाए, लेकिन अब परिस्थितियां बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। मानसाराम की हालत बिगड़ती जाती है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। यह घटना निर्मला और तोताराम दोनों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है।
लेकिन दोनों इस त्रासदी को अलग अलग तरीके से महसूस करते हैं। निर्मला के लिए ये एक निर्दोष बच्चे की मृत्यु है और उसके भीतर ये सवाल उठता है, एक परिवार का बदलता वातावरण। मानसाराम की मृत्यु के बाद घर पहले जैसा नहीं रहता। निर्मला के मन में दुख है। तोताराम के भीतर अपराध बोध हमेशा परिवर्तन नहीं लाता। कभी कभी वह व्यक्ति को और ज्यादा कमजोर बना देता है। परिवार के दूसरे बच्चे भी इस वातावरण से प्रभावित होते हैं, विशेष रूप से जियाराम। वह अपने बड़े भाई की मृत्यु और घर के बदलते माहौल को देख रहा है। उसके भीतर भी बेचैनी पैदा होती है। उसे लगता है कि घर में पहले जैसी खुशी नहीं रही। निर्मला खुद भी लगातार मानसिक दबाव में है। वह जिस घर में शांति लाने आई थी, वही घर धीरे धीरे दुख का घर बनता जा रहा है। क्या ये सब उस शक की वजह से हुआ जिसे उसने कभी जन्म ही नहीं दिया था? जियाराम और गलत रास्ता। जियाराम धीरे धीरे घर से भावनात्मक रूप से दूर होता जाता है। घर के भीतर तनाव है। पिता और बच्चों के बीच संबंध खराब है। निर्मला खुद भी दुख और असहायता में है। इन्हीं परिस्थितियों में जियाराम गलत दिशा में जाने लगता है। घर में एक ऐसी घटना होती है जिसमें गहनों की चोरी का मामला सामने आता है। जियाराम के व्यवहार पर संदेह होता है। वो अपराध बोध और डर के बीच फंस जाता है। लेकिन यहाँ भी कहानी सिर्फ चोरी की नहीं है। प्रेमचंद ये दिखाते हैं कि जब परिवार का भावनात्मक ढांचा टूट जाता है तो उसका असर बच्चों के व्यवहार पर भी पड़ता है। एक बच्चा सिर्फ जन्म से अपराधी नहीं बनता। उसके आसपास का वातावरण, उसकी परिस्थितियां और उसके भीतर जमा तनाव भी उसके फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। निर्मला की बेबसी। निर्मला इस पूरी स्थिति में सबसे ज्यादा अकेली है। वह पत्नी है, लेकिन अपने पति के सामने अपनी बात पूरी तरह नहीं रख सकती। वह माँ जैसी भूमिका निभाना चाहती है, लेकिन उसके अपने व्यवहार पर ही संदेह किया जाता है। वह परिवार को जोड़ना चाहती है, लेकिन परिवार के सदस्य एक एक करके उससे दूर होते जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसके पास निर्णय लेने की वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। समाज ने उसके लिए पहले ही तय कर दिया था कि उसका जीवन कैसा होगा। पहले दहेज ने उसकी शादी बदली, फिर असमान विवाह ने उसके जीवन को बदल दिया, और अब पति के संदेह ने उसकी वैवाहिक जिंदगी को कैद जैसा बना दिया। तोताराम का अपराध बोध। तोताराम भी इस कहानी में केवल एक कठोर व्यक्ति नहीं है। उनका चरित्र इससे ज्यादा जटिल है। उन्होंने जो किया वो गलत था, लेकिन वह भी अपनी असुरक्षाओं के शिकार हैं। उन्हें अपने विवाह की असमानता का एहसास है। उन्हें अपनी उम्र का एहसास है। उन्हें यह डर है कि शायद उनकी युवा पत्नी उनके साथ खुश नहीं है। यही डर उन्हें अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा कर देता है। वह निर्मला से प्यार करते हैं, लेकिन उनका प्यार विश्वास के बिना है, और जिस प्रेम में विश्वास नहीं होता वो धीरे धीरे अधिकार और संदेह में बदल सकता है। तोताराम का सबसे बड़ा दुख यह है कि जब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है, तब तक बहुत कुछ बर्बाद हो चुका होता है। निर्मला का संघर्ष। निर्मला लगातार अपने कर्तव्य निभाती रहती है। वह शिकायत कम करती है, वह अपने दुख को भीतर रखती है, लेकिन उसका शरीर और मन धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं। उसने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया था जिसके कारण उसे ये सब सहना पड़ता। फिर भी वह दहेज की व्यवस्था की शिकार हुई। वह असमान विवाह की शिकार हुई। वह पति के शक की शिकार हुई, और अंततः वह अपने परिवार के टूटने की गवाह बनी। यही निर्मला की त्रासदी है। उसने किसी का नुकसान नहीं किया, लेकिन उसके जीवन में दूसरों के फैसलों का नुकसान लगातार जमा होता गया। उपन्यास का सबसे बड़ा प्रश्न निर्मला पढ़ते समय एक सवाल बार बार सामने आता है, क्या किसी इंसान की पूरी जिंदगी समाज की गलत परंपराओं की कीमत बन सकती है? प्रेमचंद का जवाब कहानी के माध्यम से सामने आता है। दहेज केवल शादी के समय दिया गया पैसा नहीं है, उसका असर शादी के बाद भी चलता है। अगर दहेज के कारण शादी टूटती है तो लड़की के जीवन पर असर पड़ता है। अगर परिवार मजबूरी में असमान विवाह करता है तो उसके भीतर तनाव पैदा हो सकता है। अगर पति अपनी पत्नी की उम्र और परिस्थितियों के कारण असुरक्षित महसूस करता है तो शक जन्म ले सकता है। और अगर शक परिवार में फैल जाए तो उसका नुकसान सिर्फ दो लोगों को नहीं बल्कि पूरी अगली पीढ़ी को हो सकता है। निर्मला की कहानी हमें क्या सिखाती है? निर्मला हमें ये नहीं सिखाती कि केवल एक व्यक्ति दोषी था। ये कहानी पूरे सामाजिक ढांचे पर सवाल उठाती है। एक ऐसी व्यवस्था पर जहां लड़की की शादी को परिवार की प्रतिष्ठा से जोड़ दिया जाता है। एक ऐसी मानसिकता पर जहां दहेज को सामान्य माना जाता है। एक ऐसी सोच पर जहां पति को पत्नी पर अधिकार तो मिलता है, लेकिन विश्वास बनाना नहीं आता। और एक ऐसे समाज पर जहां महिलाओं के पास अपने जीवन के फैसले लेने की स्वतंत्रता बहुत सीमित होती है। प्रेमचंद ने निर्मला के माध्यम से दिखाया कि अन्याय हमेशा किसी बड़े अपराध के रूप में सामने नहीं आता। कभी कभी अन्याय छोटे छोटे फैसलों में छिपा होता है। एक शादी का फैसला, एक दहेज की मांग, एक गलत धारणा, एक संदेह, एक गलत निर्णय, और फिर इन सभी छोटे फैसलों का परिणाम इतना बड़ा हो सकता है कि एक पूरा परिवार टूट जाए। निर्मला का असली दुख। निर्मला की सबसे बड़ी त्रासदी सिर्फ ये नहीं है कि उसे दुख मिला,
उसकी सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि उसके पास अपने दुख को बदलने की शक्ति बहुत कम थी। वह परिस्थितियों को समझती है, वह परिवार को बचाना चाहती है, वह अपने बच्चों जैसे सौतेले बेटों के लिए चिंता करती है, लेकिन वो समाज की बनाई सीमाओं के भीतर फंसी हुई है। उसका जीवन हमें याद दिलाता है कि किसी व्यक्ति को केवल उसके व्यक्तिगत फैसलों से नहीं समझा जा सकता, उसके पीछे मौजूद सामाजिक व्यवस्था को भी समझना पड़ता है। प्रेमचंद की लेखनी की खासियत, मुंशी प्रेमचंद की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह अपने पात्रों को केवल अच्छा या बुरा बनाकर नहीं दिखाते। वह उनके भीतर के डर, कमजोरी, लालच, प्रेम, अपराध बोध और असुरक्षा को भी दिखाते हैं। तोताराम गलत है, लेकिन उनके भीतर डर भी है। निर्मला दुखी है, लेकिन वह कमजोर नहीं है। मानसाराम निर्दोष है, लेकिन वह परिस्थितियों का शिकार बनता है। जियाराम गलत रास्ते पर जाता है, लेकिन उसके पीछे भी टूटता हुआ परिवार है। यही वजह है कि निर्मला केवल एक कहानी नहीं लगती, ये एक परिवार के माध्यम से पूरे समाज का अध्ययन बन जाती है। अंतिम संदेश अगर निर्मला को एक वाक्य में समझना हो, तो शायद वह यह होगा: जब समाज की गलत परंपराएं इंसान की जिंदगी पर हावी हो जाती हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान अक्सर उन्हीं लोगों को होता है जिन्होंने कोई गलती नहीं की होती। निर्मला का जीवन हमें बताता है कि शादी केवल दो लोगों का संबंध नहीं है, उसमें विश्वास जरूरी है, सम्मान जरूरी है, समानता जरूरी है, और सबसे बढ़कर इंसान को इंसान समझना जरूरी है। दहेज किसी लड़की की कीमत तय नहीं कर सकता। उम्र का अंतर अपने आप में अपराध नहीं है, लेकिन जब विवाह में समानता, समझ और विश्वास ना हो, तो वो गहरी समस्याएं पैदा कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, शक अगर प्रेम की जगह ले ले, तो घर बाहर से भले ही परिवार दिखाई दे, लेकिन अंदर से वो धीरे धीरे टूटने लगता है। निर्मला इसलिए आज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके सवाल पुराने होकर भी पूरी तरह पुराने नहीं हुए। यह हमें अपने समाज को देखने के लिए मजबूर करती है। ये पूछती है, क्या हम अपनी बेटियों के भविष्य को उनकी खुशी से ज्यादा सामाजिक अपेक्षाओं से जोड़ रहे हैं? क्या हम रिश्तों में विश्वास की जगह संदेह को जगह दे रहे हैं? और क्या हम किसी व्यक्ति को उसकी परिस्थितियों के बजाय केवल अपने अनुमान से जज कर रहे हैं? निर्मला की कहानी का दुख यही है कि उसके जीवन में कई ऐसे मोड़ आए जहां अगर एक फैसला थोड़ा अलग होता, तो शायद कहानी भी अलग होती। लेकिन जिंदगी में अगर का कोई दूसरा मौका नहीं होता। जो हो चुका होता है वो वापस नहीं आता। और यही प्रेमचंद की कहानी को इतना मार्मिक बनाता है। निर्मला केवल एक पात्र नहीं रह जाती, वो उन अनगिनत लोगों का प्रतीक बन जाती है जिनकी जिंदगी में अगर का कोई दूसरा मौका नहीं होता। जो हो चुका होता है वो वापस नहीं आता। और यही प्रेमचंद की कहानी को इतना मार्मिक बनाता है। निर्मला केवल एक पात्र नहीं रह जाती, वो उन अनगिनत लोगों का प्रतीक बन जाती है जिनकी जिंदगी में दूसरों के फैसलों, सामाजिक दबाव और गलत धारणाओं के बीच कहीं खो जाती है। तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की निर्मला हमें सिर्फ एक दुखद कहानी नहीं सुनाती, बल्कि हमारे समाज और रिश्तों के सामने एक आईना रखती है। अगर आपको ऐसी गहरी और सिनेमैटिक हिंदी बुक समरीज पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, आपके हिसाब से निर्मला की जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी क्या थी? दहेज, असमान विवाह या पति का शक?